हेलो साथियों, मेरा नाम है अंजलि और आपका स्वागत है भारती बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम जो शुरू करने वाले हैं कक्षा 12वीं की बायोलॉजी क्लासेस है। पहला है हमारा अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन, पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। आज का महत्वपूर्ण विषय है हमारा पुष्प की संरचना, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, दोहरा निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना किस तरह की होती है, पुष्प कैसा होता है। ठीक है, इससे पहले देखिए कि लैंगिक जनन जो होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, और मुख्य रूप से पुष्पीय पौधे कौन से होंगे, तो हमारे होंगे आवृतबीजी पौधे, है ना। कौन से होंगे? आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर खोल पाया जाता है या आवरण पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? आवृतबीजी पादप कहते हैं या पौधे कहते हैं। जिस श्रेणी में हमारा आता है, जितनी भी हमारे दलहनी फसलें हैं, जितनी भी हमारे दलहनी फसलें हैं, जैसे कि हमारे जो दालें होती हैं, सभी कैसे होते हैं? आवृतबीजी होते हैं। इसके अलावा जो हमारा धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? आवृतबीजी। धान का एक ऊपर खोल और इससे निकालते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? चावल। ठीक है, तो चावल जो है वो कवर के अंदर रहता है तो हमारा बीज कहलाएगा, और बीज हमारा धान का। तो ये हमारा जो पौधा है, धान क्या हो गया? आवृतबीजी हो गया। गेहूं भी हो गया, क्या हो गया? आवृतबीजी हो गया। तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधों में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये जनन करते हैं और अपने जैसे दूसरे पौधों को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका पुष्प। पुष्प ही है जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प की संरचना देखें तो पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से 4 चक्रीय भाग होते हैं जो कार्य करते हैं पुष्प को बनाने के लिए। क्या क्या होता है हमारा? होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 चक्रीय भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। एक फूल हम बनाते हैं प्रारूपिक पुष्प, जो ये दिखाया जाएगा कि बाह्य दलपुंज कौन सा है, दलपुंज क्या है और पुमंग क्या है, जायांग क्या है। वैसे तो ये शुरू करते हैं नीचे वाले सिरे से किसी पुष्प का। ठीक है, तो इस तरह की आपने देखा होगा कि पत्ते के जैसे संरचना होती है हरे रंग की। ठीक है, और इसी संरचना को हम कहते हैं क्या? बाह्य दलपुंज। ठीक है, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। किसी किसी पौधे में इसके अलावा भी हमारे हरी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज। दलपुंज किसे कहेंगे? तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं या पेटल्स कहते हैं। तो यही दलों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ठीक है, दलों के समूह को क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। और ये हो गया हमारा दूसरा भाग। पहला बाह्य दल, जो निचला भाग होता है जहाँ पर ये पुष्प की डंठल जुड़ी होती है पत्तीनुमा संरचना से, इसी को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, दूसरा हिस्सा होता है जो रंगीन होता है, इसे कहते हैं दलपुंज। अब तीसरा हिस्सा आता है पुमंग। पुमंग देखने को मिलेगा कैसा? ये एक तरह की डंडीनुमा संरचना, ऊपर इस तरह से सिरे देखने को मिलेंगे, बेलनाकार संरचनाएं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे हम क्या? पुमंग कहेंगे। पुमंग यानी नर जननांग को हम पुमंग कहते हैं। दूसरा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा भाग होता है जयांग का। ठीक है, जयांग या बोलते हैं स्त्री केसर, है ना। तो इस तरह की से हमारा एक प्रारूपिक पुष्प हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, एक हमारा प्रारूपिक पुष्प आवृतबीजी पौधे का, जिसमें चक्रीय भाग कितने हैं? 4 हैं। नीचे से शुरू करते हैं, जो पत्तीनुमा संरचना होता है सब में पाया जाता है, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। ऊपर ये रंग बिरंगा होता है हर एक पुष्प का अलग अलग रंग का, जिसे दलपुंज कहते हैं। दलपुंज किसे कहेंगे? तो इसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के समूह को ही क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। तीसरा हमारा हिस्सा हो गया चक्रीय हिस्सा, जिसको पुमंग कहते हैं। पुमंग क्या होता है? तो पुमंग होता है पुष्प का नर जननांग, है ना। मेल पार्ट होता है, ये नर जननांग होता है हमारा पुष्प में। पुमंग क्या होता है? नर जननांग। ठीक है, नर जननांग होता है हमारा पुष्प का।
पुमंग हमारा होता है पुष्प का नर जननांग। वैसे पुमंग किसे कहेंगे, तो यहाँ पे ये संरचनाएं दिख रही हैं, तंतुनुमा संरचना, ऊपर बेलनाकार की संरचनाएं हैं। तो ये जो तंतुनुमा संरचना बेलनाकार की संरचनाएं हैं, हर एक इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर, है ना। क्या होता है हमारा, पुंकेसर होता है, और पुंकेसरों के समूह को ही क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। ठीक है, तो इकाई नर जननांग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। यह क्वेश्चन बन सकता है, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। या हो सकता है पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर के समूह क्या कहलाएंगे, पुमंग कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चक्रीय भाग हो गया। और हमारा चौथा जो होता है जयांग होता है। जयांग पुष्प का नर जननांग, स्त्री जननांग होता है ना, या मादा जननांग होता है। ये हमारा हिस्सा क्या कहलाता है, पूरा ये यहाँ से ऊपर से लेकर संरचना यहाँ तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, हमारा जयांग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक आवृतबीजी पौधे का एक प्रारूपिक पुष्प है। पुष्प की कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं जो इसको बनाने में कार्य करती हैं। तो चक्रीय भाग कितने होते हैं पुष्प के, 4। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। अगर इन सब की बात करें तो जो हमारा बाह्य दलपुंज होता है वह पुष्पवृंत से, इस हिस्से को हम कहते हैं क्या, पुष्पवृंत, यानी पुष्प का डंठल, पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत से जुड़ा हुआ वह भाग जो पत्ती के समान संरचना के रूप में पाया जाता है, और इस स्थान पर हमारे दलपुंज जुड़े होते हैं। संरचना क्या कहलाएगी, बाह्य दलपुंज कहलाएगी। दूसरा हिस्सा जो शुरू होता है दलपुंज का, तो बाह्य दलपुंज से ही जुड़ा हुआ रंगीन संरचनाएं क्या कहलाती हैं, दलपुंज कहलाती हैं। इनका काम क्या होता है, तो दलपुंज का काम होता है, ये मुख्य रूप से किसके लिए काम करती हैं, तो परागण के लिए, है ना। इनके द्वारा इनमें इस हिस्से से जहाँ पर बाह्य दल जुड़ता है, इस हिस्से से स्रावित होने वाले मकरंद जो हैं वह परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कीटों को आकर्षित करने के लिए दलपुंज कार्य करते हैं। और दलपुंज से क्या स्रावित होता है, दलपुंज से स्रावित होता है मकरंद, या नेक्टर बोलते हैं, है ना। क्या स्रावित होता है, मकरंद स्रावित होता है, मकरंद। ठीक है, एक तरह से यह चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्रावित होता है पुष्प के वह भाग से जहाँ पर बाह्य दलपुंजों से क्या करता है, जुड़ता है। ये निचले हिस्से से स्रावित होता है। अगर हम कोई पुष्प ले और उसका सुगंध लेना चाहे तो उसके पंखुड़ियों से अधिक जो हिस्सा है जो सुगंधित होगा वो निचला वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उसके गर्त वाला अंदर का भाग। ठीक है, तो परागण की प्रक्रिया को ये क्या करते हैं, पूरा कराने के लिए कार्य करते हैं। जैसे पॉलिनेशन हो जाएगा, ये पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है पुमंग। पुमंग जो अभी बताया ये क्या होता है, नर जननांग। नर जननांग के लिए जो इकाई होती है हमारा वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, और पुंकेसर में ही हिस्से होते हैं कितने, 2। एक हमारा ये डंठल नुमा संरचना, और दूसरा होता है इसके ऊपर बेलनाकार संरचनाएं। ठीक है, अगर इसको हम देखें इसमें होता क्या है, तो छोटे छोटे दाने होते हैं, और इन दानों को ही हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पराग कण। ठीक है, पोलन ग्रेन होते हैं, और पराग कणों द्वारा ही नर युग्मक का विकास होता है ना। ये क्या होते हैं, हमारे पराग कण होते हैं, और इन पराग कणों द्वारा ही नर युग्मक का विकास होता है। पराग कण नहीं रहेगा तो नर युग्मक कहाँ बनेगा, और पुंकेसर ही नहीं रहेगा तो हमारा पराग कण कहाँ बनेगा। तो मुख्य रूप से जो हमारा मेल गैमिट है वो किस में बनता है, तो इस हिस्से में बनता है, और इस हिस्से को बोलते हैं हम पराग कोश, है ना। ये हिस्सा क्या कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। ठीक है, एक छोटा सा रूप हमने देखा। आवृतबीजी पौधे में पुष्प हो गया जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। इसके 4 हिस्से हो गए, 4 चक्रीय भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। इसमें हम देखें नर जननांग कौन होता है, तो पुमंग होता है। पुमंग की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर की संरचना इस तरह की होती है, जो डंठल है इसे हम कहते हैं पूतंतु, और ऊपर वाले हिस्से को पराग कोश कहते हैं। ठीक है, जबकि जयांग की बात करें तो जयांग में हमारे 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये हमारा हिस्सा क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये जो हमारी पाइप है इस पाइप को हम कहते हैं वर्तिका,
है ना, ये हमारी होती है वर्तिका, और नीचे वाले भाग को, इस हिस्से को हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय ही होता है जहाँ पर निषेचन की क्रिया पूरी होती है, और यहीं से हमारा बीज और फल का विकास होगा। ठीक है, ये है कि कोई कोई पौधा होता है जिसमें अंडाशय से फल का विकास ना होकर किसी दूसरे हिस्से से होता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अब तक हमने देखा पुष्प की संरचना और पुष्प में भाग लेने वाले कौन कौन से भाग संरचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा पुष्प का संरचना है, हमने देख लिया कौन कौन से हिस्से हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने देखा कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की जो घटना घटित होती हैं, ये कौन कौन सी होती है। तो होती है निषेचन पूर्व घटना होता है, द्वय निषेचन होता है, और निषेचन पश्च घटना होता है। ठीक है, तो जो निषेचन पूर्व घटना है, इसमें प्रायः क्या होता है, युग्मक जनन होता है। इस घटना में क्या होगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन किसे कहेंगे, तो जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिका प्रायः क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। जनन कोशिकाएं कौन सा विभाजन करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएंगी, अगुणित कोशिका बनाएंगी। ठीक है, अगुणित कोशिका बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मक जनन, जनन कोशिकाएं कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और कैसी कोशिकाएं अंततः बनेंगी, अगुणित कोशिकाएं। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन। और युग्मक जनन की जो घटना है किसमें घटित होती है, निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत आती है। अब ये जो युग्मक है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक हमारा होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। ठीक है, तो मादा युग्मक का विकास जो है वो हमारे किससे होता है, बीजांड से। ठीक है, और नर युग्मक का विकास किससे होता है, पराग कण से होता है। ठीक है, पराग कण ही नर युग्मक का विकास करता है, और बीजांड ही किसका विकास करता है, मादा युग्मक का। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा नर युग्मक है, नर युग्मक का विकास कैसे होगा और कहाँ होगा। ठीक है, तो पीछे हम देखें कि नर युग्मक का विकास जो होता है पराग कण के द्वारा होता है, और पराग कण कहाँ बनता है, तो बनता है पराग कोश में। उससे भी पहले हमने देखा संरचना था पुष्प का, और पुष्प की संरचना में कुछ इस तरह की संरचना हमने देखा, और ये भाग होता है किसका, तो ये भाग कहलाता है पुंकेसर, है ना। यूनिट जो हम बताए कि पुमंग का यूनिट क्या होता है, पुंकेसर। ठीक है, तो ये पुंकेसर है, और पुंकेसर में कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक जो डंडी नुमा संरचना है, ये हिस्सा जिसे पुतंतु कहते हैं, पुतंतु, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसे कहते हैं पराग कोश। ठीक है, तो पराग कोश हो गया और हो गया पुतंतु। तो एक पुंकेसर के कितने हिस्से होते हैं, दो। कौन कौन से, तो पराग कोश और पुतंतु। कहा जाए क्वेश्चन बने कि युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो पराग कोश में। जो पराग कोश होता है ये दो नलिकाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे पराग पाली कहते हैं। क्या कहेंगे, पराग पाली। ध्यान रखना इस बात को कि एक परिपक्व पराग कोश में पराग पालियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पराग पाली कितनी होती है संख्या में, दो, और प्रत्येक पराग पाली में दो दो खाने होते हैं, यानी एक में दो तो दूसरे में भी दो, तो कुल मिला के कितने खाने, चार खाने, जिन्हें हम पराग कोष्ठ कहते हैं। तो कुल मिला के दोनों पालियों में कुल कितने होते हैं पराग कोष्ठ में, पराग कोष्ठ, तो पराग कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, चार हमारे पराग कोष्ठ होते हैं। ठीक है, और इन पराग कोष्ठों में ही हमारे छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, और इन दानों को ही क्या कहते हैं, हम पराग कण कहते हैं। ये हमारे दाने ही क्या कहलाएंगे, पराग कण कहलाएंगे, पराग कण कहलाएंगे। ठीक है, और इन पराग कणों के द्वारा ही ये विकसित होता है कौन, नर युग्मक। तो इस घटना में हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटना में कि नर युग्मक का विकास कहाँ और कैसे होता है, किस भाग में होता है, और दूसरा जो देखेंगे वो मादा युग्मक का विकास कहाँ और कैसे होता है।